नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और समय हो रहा है जीएस की स्लाइड्स पर बात करने का, या जीएस के कुछ क्वेश्चंस जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन पर बात करने का। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। इसके साथ साथ आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ यदि आप वीडियो को अपना समर्थन देते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए जो है ये रहा, लिखा हुआ है किस इंजीनियरिंग फर्म ने रेलवे इकोसिस्टम और परिवहन बुनियादी ढांचे क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि भारतीय रेलवे वित्त निगम के साथ किसके द्वारा एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो ये समझौता जो है वो राइट्स नाम की एक कंपनी है, इस राइट्स के द्वारा जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, इसका नाम है राइट्स। इंजीनियरिंग फर्म जो है राइट्स ने रेलवे इकोसिस्टम और परिवहन बुनियादी ढांचे को क्षेत्र में सहयोग देने के लिए और संभावनाएं तलाशने के लिए भारतीय रेलवे वित्त निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यदि हम बात करते हैं राइट्स के बारे में, तो ये रेल मंत्रालय के अधीन जो है परिवहन परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक अग्रणी जो है वो कहें कि एक खिलाड़ी है, या कहें एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि रेलवे के लिए क्या है, परिवहन परामर्श और इंजीनियरिंग की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराती है। राइट्स परामर्श और सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा और परियोजनाओं की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगाने में सहायता करेगा, जबकि IRFC उन परियोजनाओं संस्थानों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा जिन्हें रेलवे के साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज मिलता है। ज्ञान साझा करने के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी, परामर्श क्षेत्र में तालमेल और नवीनता भी लाई जाएगी। इस प्रकार भारतीय रेलवे वित्त निगम जो है वो राइट्स के साथ जो है क्या करेगा, एक कहें कि अपनी जो तकनीक है उसको एडवांस करेगा, ज्ञान का आदान प्रदान करेगा। और राइट्स जो कंपनी है वो भारतीय रेलवे वित्त निगम के लिए अपनी महत्वपूर्ण जो अनुशंसाएं हैं या कहें अपनी सिफारिशें सुझाव जो है उसके लिए देगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। LU यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लिखा हुआ है किस भारतीय विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक गतिविधियों और अनुसंधान के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय है, उसने इंटेक के साथ क्या है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस समझौता ज्ञापन के अनुसार जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो शोध है, अनुसंधान है, शैक्षणिक गतिविधियां हैं इत्यादि में क्या है कि जो आपकी अभिलेखागार हैं, संग्रहालय हैं, कलाधिग्राह हैं, राज्य सूचना केंद्र है, रामपुर रजा लाइब्रेरी है और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जैसे विरासत पुस्तकालयों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। LU का पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग दुनिया में संरक्षण केंद्रों के सबसे बड़े नेटवर्क इंटेक के साथ हाथ मिलाने वाला भारत का पहला विभाग है। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जोधपुर, कोलकाता और लखनऊ सहित प्रमुख भारतीय शहरों में भी इंटेक के केंद्र हैं। दोनों संस्थानों के बीच हस्ताक्षर AMU ने पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों के लिए एक समृद्ध शिक्षण अनुभव की नींव रखी, जिसमें दस्तावेजी संसाधनों, पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुरानी पेंटिंग और स्वदेशी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं इंटेक की, तो इंटेक प्रशिक्षण कार्यशालाओं और इंटर्नशिप कार्यक्रमों जैसी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करेगा, जिससे छात्रों को अनुभवी पेशेवरों से सीखने का अवसर मिलेगा। यानी कि इंटेक जो है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर जो ऐतिहासिक दस्तावेज है, चाहे वो रामपुर की रजा लाइब्रेरी हो, चाहे वो खुदाबख्श पुस्तकालय हो, चाहे दुर्लभ पांडुलिपियां हो, इन सबको क्या है, इन सब तक छात्रों की पहुंच बनाएगा। और ये समझौता जो हुआ है वो लखनऊ विश्वविद्यालय और इंटेक के बीच में हुआ है। इंटेक के क्षेत्रीय कार्यालय जो विभिन्न शहर हैं उनमें भी उपस्थित हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ एक जो है अपना
संयुक्त अभ्यास जूनिपर स्पार्टन संपन्न किया है? ठीक है, किस देश ने जूनिपर स्पार्टन संपन्न किया है? तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये अमेरिका और इजराइल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यानी कि स्पार्टन नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है वो किसका? अमेरिका और इजराइल का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यदि हम बात करते हैं तो इस नौसैनिक अभ्यास को, तो इसका फुल नेम है जूनिपर स्पार्टन। यानी कि ये समझौता ये जो संयुक्त अभ्यास हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है? अमेरिका और इजराइल। यदि हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है। आधिकारिक भाषा की यदि हम बात करते हैं तो हिब्रू है। प्रधानमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू है। और ये एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यदि हम बात करते हैं इस सैनिक अभ्यास के बारे में, तो अभ्यास के दौरान बलों ने कई समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनों का आयोजन किया। इजराइल अक्सर संयुक्त अभ्यास में अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ सहयोग करता है, जो दोनों पक्षों को आपसी सीख, पेशेवर संबंधों को मजबूत करने और पेशेवर सुधार की ओर ले जाता है। हालिया अभ्यास इजराइल रक्षा बलों और अमेरिकी सशस्त्र बलों के बीच गहरे और परिचालन सहयोग का एक और संकेत था। यह अभ्यास इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच बढ़ते तनाव, मध्य पूर्व में ईरान की गतिविधियों पर इजरायली की बढ़ती चिंताओं और देश की कानूनी व्यवस्था में सुधार की एक विवादास्पद सरकारी योजना के कारण उत्पन्न आंतरिक उथल पुथल के बीच किया गया था। यह अभ्यास ऐसे समय में किया गया जब इजराइल की आंतरिक स्थितियां हैं वो ज्यादा बढ़िया नहीं है, या कहें कि वहाँ की जो गृह स्थिति है, या कहें जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति है, उसमें उथल पुथल का दौर जो जारी है। लेकिन फिर भी यह अभ्यास इनके जूनिपर स्पार्टन है। जूनिपर स्पार्टन वो इजराइल और अमेरिका के बीच में संपन्न किया गया। और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की जो तीनों सेनाएं, यानी कि जल, आपकी नौसेना, वायुसेना और आपकी थल सेना, इन तीनों के द्वारा जो है वो भाग लिया गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। डीजीसीए ने एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेसवे के विलय पर जो है अपनी मोहर लगा दी है। अब एयर एशिया और एयर इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो एक कंपनी है टाटा के जो है इसमें कहते हैं कि जो है आपकी एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ विलय करने के लिए जो आपका डीजीसीए है, जो कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, जो कि परिवहन, जो हवाई यातायात से संबंधित जो आपकी सिफारिशें हैं, या जो कहें जो आपके महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं वो इसके द्वारा दिए जाते हैं। तो इसके लिए जो है इन्होंने डीजीसीए ने क्या है कि एक एयरलाइन AIX कनेक्ट, ठीक है, एयरलाइन AIX कनेक्ट को एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ विलय करने की टाटा समूह की पहल को अपनी मंजूरी दे दी है। यदि हम बात करते हैं तो यह जो दो संस्थाओं का नियोजित कानूनी विलय से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है। नियामक की मंजूरी एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड यानी कि AIXL और AIX कनेक्ट दोनों नामों को एक सामान्य ब्रांड नाम एयर इंडिया एक्सप्रेस के तहत विपणन, वितरण और संचालित करने की अनुमति देती है। यानी कि एयर इंडिया एक्सप्रेस क्या है, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और AIX कनेक्ट, इन दोनों को आपस में मिलाने से क्या है एक नई संस्था बनेगी जिसका नाम दिया जाएगा आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस वे। यदि हम डीजीसीए की बात करते हैं तो जो नागरिक उड्डयन से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण संस्था है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। मूल एजेंसी की यदि हम बात करते हैं, मूल विभाग की बात करते हैं तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उप मंत्री कौन है इसके? VK सिंह है। यदि क्षेत्राधिकार की हम बात करते हैं तो ये भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। यानी कि जो उड्डयन मंत्रालय है वो भारत सरकार की कहे कि एक संस्था है या कहे एक मंत्रालय है जो कि विमानन सेवाओं से संबंधित जो अपनी सिफारिशें हैं या कहें जो नियम इत्यादि बनाता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कौन सा देश एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत एशियाई युवा और भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 की अगवानी करेगा। अब इस जो चैंपियनशिप है इसका उद्घाटन जो किसके द्वारा किया गया है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। कहां पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ग्रेटर नोएडा में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है। यह आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। इससे पहले भारत में कभी भी आयोजन नहीं किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की यदि बात करते हैं तो 30 से अधिक भारतीय पहलवान इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 28 जुलाई से शुरू होगी और 5 अगस्त को ये समाप्त होगी। 2023 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की यदि हम बात करते हैं तो जो मेजबान शहर है वो जिंजू दक्षिण कोरिया है। इवेंट जो है इसमें 20 होंगे, 10 पुरुष और 10 महिलाओं के लिए होंगे और दिनांक ये 5 से 13 मई के बीच में किया जाएगा। ठीक है, हुआ था, सॉरी, ये 2023 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? जिंजू दक्षिण कोरिया में हुई थी। इवेंट इसमें 10 पुरुष और 10 महिलाओं के लिए थे। 5 से 13 मई के बीच जो है ये आयोजित किया गया था। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सेमिकॉन इंडिया 2023 की थीम क्या है? सेमिकॉन इंडिया 2023 की थीम है भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना। अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर चर्चा में है क्योंकि सेमीकंडक्टर विमानन कंपनियां हैं, जो विमान या कहें जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जो है एक पार्ट है। और भारत सेमिकॉन या कहें कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। और आने वाले समय में भारत नंबर 1 यानी कि पूरे ऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो जो लक्ष्य है वो 2035 तक नंबर 1 पर पहुंचने का है। तो इसी क्रम में जो है भारत में सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ये आयोजन गुजरात में हो रहा है। ठीक है, गुजरात के किस शहर में हो रहा है जरा देखते हैं। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और विकास को प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना है। कॉन्क्लेव का उद्देश्य उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के वैश्विक नेताओं को एक साथ लाना और सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए वैश्विक केंद्र बनने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। यदि हम बात करते हैं गुजरात की तो राजधानी क्या है इसकी? गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। राज्यपाल की यदि हम बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो भूपेंद्र भाई पटेल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद और राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय के उस प्रमुख का नाम बताइए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई की पूर्व सीमा के बजाय 15 सितंबर तक पद पर बने रहने के लिए कहा है। ठीक है, ईडी के जो पूर्व निदेशक थे संजय मिश्रा, जो कि 31 जुलाई के लिए सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब उनकी जो कहें कि जो पेंशन और रिटायर अवधि है यानी कि जो उनका पद 31 जुलाई तक था उसको ही विस्तारित कर दिया है और 15 सितंबर तक जो है पद पर बने रहने की जो है अनुशंसा प्रदान कर दी है। अगर हम बात करते हैं ईडी के बारे में तो प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जाने जाने वाला ये विभाग, इसके प्रमुख एसके मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है जिसमें कहा गया है कि वह 31 जुलाई की पूर्व समय सीमा के बजाय 15 सितंबर तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। यह आदेश 15 अक्टूबर तक समय सीमा बढ़ाने की केंद्र की अपील पर आया है। यानी कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर तक जो है संजय कुमार मिश्रा है उनका कार्यकाल बढ़ाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाई गई। लेकिन बाद में इस पर 15 सितंबर तक जो है 15 सितंबर तक की जो है सीमा दी गई है। केंद्र ने इसमें कुछ तर्क दिया है। उसने कहा है कि कुछ पड़ोसी देश चाहते हैं कि भारत एफ एटीएफ की ग्रे सूची में आ जाए और इसलिए प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख के पद पर निरंतरता आवश्यक है। हालांकि शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट भी कर दिया है कि संजय कुमार मिश्रा की जो नियुक्ति है वो किसी भी हाल में जो है 15 सितंबर से आगे विस्तारित नहीं की जाएगी। यानी 15 सितंबर तक नए प्रवर्तन निदेशालय के नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा और ये उनका आखिरी सेवा विस्तार होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एक हाल ही में लाओस के साथ भारत का समझौता हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ
शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और आईटी के क्षेत्र में 5 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत के ओर से लाओस के जो वहाँ के विभाग के जो वहाँ के अधिकारी हैं उनके साथ क्या है, एक समझौता हस्ताक्षर किया गया है और यह समझौता शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और आईटी जैसे क्षेत्रों में किया गया है। अब लाओस के बारे में पढ़ते हैं, क्या है भारत और लाओस, यहाँ पर लिखा हुआ है लाओस की जो लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वहाँ की जो संस्था है उसका नाम है लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और आईटी के क्षेत्र में 5 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करते हैं वियंतियान ने लाओ पीडीआर में दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के तीसरे के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने किया और उनके पक्ष का नेतृत्व लाओ पीडीआर के उप विदेश मंत्री फोक्से खैगखम फी थोने ने किया है। दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र, आसियान और मेकांग गंगा सहयोग जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी विचारों का आदान प्रदान किया है। भारतीय पक्ष ने लाओ पीडीआर को अपना समर्थन भी दोहराया क्योंकि वह अगले साल आसियान की अध्यक्षता करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि भारत अगले वर्ष आसियान का जो सम्मेलन होने वाला है उसकी अध्यक्षता करने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए लाओस के साथ ये महत्वपूर्ण 5 क्षेत्रों में समझौता जो है हस्ताक्षर किया गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अडानी ट्रांसमिशन का नाम बदल दिया गया है। तो क्वेश्चन यही है कि अडानी समूह की बिजली पारेषण और वितरण शाखा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नया नाम अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड कर दिया गया है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड कर दिया गया है। किसका नाम बदलकर, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नया नाम बदलकर। अब अडानी के बारे में बात करते हैं। तो अडानी कौन है, अडानी एक व्यवसायी है जिन्होंने अडानी ट्रांसमिशन की स्थापना 9 दिसंबर 2013 को की थी। मुख्यालय था इसका शांतिग्राम खोडियार, अहमदाबाद, भारत। अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो गौतम अडानी और सीईओ की यदि हम बात करते हैं तो बिमल दयाल इसके सीईओ है। अब बात करते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की। अडानी समूह की बिजली पारेषण और वितरण शाखा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को अब नए नाम के साथ यानी कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पूर्ववर्ती अडानी ट्रांसमिशन देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है जिसकी उपस्थिति 14 राज्यों में है। यानी कि 14 राज्यों में ये जो है बिजली सेवाओं को प्रदान करती है। अडानी ट्रांसमिशन ने मापने योग्य कार्यों के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करते हुए 2050 तक नेट जीरो बनने का वादा किया है, जो SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य ऊर्जा कॉम्पैक्ट का एक हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। ठीक है, तो अडानी जो ट्रांसमिशन लिमिटेड का है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ठीक है, और अडानी कंपनी जो है वो देश के 14 राज्यों में क्या है अपनी सेवाओं को प्रदान कर रही है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है और भारत सरकार ने बिहार राज्य में लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों के जलवायु और आपदा लचीले डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ उन्नत करने के लिए $295 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी भारत ने बिहार राज्य में सड़कों के विकास के लिए किस के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके साथ क्या है ये समझौता हस्ताक्षर किया गया है। बिहार में जो जिला स्तरीय सड़कें हैं वो लगभग 265 किलोमीटर उनकी लंबाई है। तो इन 265 किलोमीटर लंबी सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए या कहें कि उनमें जो ढांचागत परिवर्तन के लिए क्या है एशियाई विकास बैंक जो है वो भारत सरकार के लिए $295 मिलियन की सहायता राशि उपलब्ध कराएगा। कितनी, $295 मिलियन। अब हम बात करते हैं एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने जो है बिहार राज्य में लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ उन्नत करने के लिए $295 मिलियन
के ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना सभी राज्य राजमार्गों को मानक 2 लेन चौड़ाई में अपग्रेड करने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने के बिहार सरकार के कार्यक्रम का समर्थन करती है। यानी कि इसके द्वारा बिहार सरकार की जो भी जिला स्तरीय सड़कें हैं उन सबको 2 लेन से 2 लेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बेहतर सड़कें बिहार के कुछ सबसे गरीब ग्रामीण जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं और बाजारों तक पहुंच को भी बढ़ाएंगी। यह परियोजना निर्माण कार्यों में महिला श्रमिकों को रोजगार प्रदान करके महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी। परियोजना क्षेत्रों में समुदायों की महिलाओं को आजीविका के साथ साथ सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न पर जागरूकता के प्रशिक्षण की पेशकश की जाएगी। 2008 से एडीबी ने बिहार राज्य को लगभग 1696 किलोमीटर राज्य राजमार्गों के उन्नयन और गंगा नदी पर एक नए पुल के निर्माण के लिए कुल 1.63 बिलियन डॉलर के 5 ऋण प्रदान किए हैं। कितने? 1.63 बिलियन डॉलर के 5 ऋण जो है वो बिहार सरकार के लिए जो है एडीबी के द्वारा यानी कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो है उपलब्ध कराए जा चुके हैं। तो ये थी आज की कुछ स्लाइड्स जो कि जीएस पर अपडेट थी, बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड्स थी। आशा करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि हमारे प्रयास से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।